मैं हीरो हीरो कौन सी फिल्म का हीरो हो रहा है तू? एक ही फिल्म निकली है यार अब तक, स्टूडेंट होते उसका ही खा रहे हो अब तक। ये क्या बकवास सी एंट्री की है तुमने? बकवास एंट्री भाई, 4 लड़कियों के साथ हैं और क्या मोदी साहब को ले आऊं? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था, मैं लड़कियों से पूछ रहा था। यू कुड हैव कम विद समवन बेटर, सम बिग स्टार। मिस वर्ल्ड बनने से मिस वर्ल्ड, सो प्राउड। इट्स अ फाइन अचीवमेंट, इट्स अ फाइन अचीवमेंट। शाम को क्या करेगा? आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि उसे गाइडेंस मिले एंड आई थिंक जॉइन फिल्म्स इज द वे टू डू। फिर वो ऐसे ही कहते हैं कि अरे ये इंडस्ट्री खराब है, ये लोग खराब है, ये ऐसी बात नहीं। लोग अच्छे हैं, लोग हर जगह अच्छे के लोग हैं, हर जगह खराब लोग हैं। आप कैसे व्यवहार करेंगे, आपको वैसे आपके साथ व्यवहार किया जाए। अपना ओपिनियन सामने वाले को समझाइए, लड़िए मत, रिजिड मत बनिए, ऐसे मत बनिए कि भाई यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। जीपीएस भी आजकल तीन रास्ते बताता है। फिल्मों में राइटर क्या क्या कर सकते हैं? क्या वो सीरियल और फिल्मों के अलावा भी कुछ ऐसा लिख सकते हैं जिससे कि उनको अर्निंग भी अच्छी होती है और एक सेटिस्फैक्शन भी मिलता है? एक होती है नई चीज, वो होती है क्रिएटिव राइटिंग। जो आप शोज देखते हैं, रियलिटी शोज देखते हैं, उसमें इस तरह की राइटिंग की जाती है। आज मैं आपको एक ऐसे ही बहुत बड़े क्रिएटिव राइटर से मिलवाने वाला हूं। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। जॉइन फिल्म्स कम्युनिटी में हमेशा मैं उन लोगों को लाने की कोशिश करता हूं जो अपनी जर्नी के साथ साथ आपकी सक्सेस जर्नी में भी कुछ आपको हेल्प कर सके। जो लोगों ने भी यहाँ पर कामयाबी पाई है, उन्होंने बहुत मेहनत की है और बहुत शिद्दत के साथ, बहुत पेशेंस के साथ आज वो जगह बना पाए हैं जो आप बनाना चाहते हैं। तो आज एक बिल्कुल अनोखी जर्नी में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरे साथ है राइटर जतिन शर्मा। जतिन जी, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। Hi Virendra, thank you for having me over here. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। ओके, जतिन जी, नॉर्मली एक ये होता है कि भाई राइटर बनना है और राइटर रहेंगे, तब रहता है कि हम टीवी सीरियल लिखेंगे, फिल्म लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे, राइट? लेकिन आपने सोचा कि मैं क्रिएटिव राइटर, ये बिल्कुल अलग प्रोफेशन कैसे हो गया? या चुना हुआ था या जो मिल गया उसको अच्छे से कर लिया? मुझे लगता है कि मतलब मैं हमेशा से क्रिएट करना चाहता था। हर राइटर की हमेशा जो कोशिश होती है वो क्रिएशन की होती है। तो मेरे लिए भी वैसा ही था। मुझे बोला आप यहाँ पर आकर क्रिएट कीजिए, नॉन फिक्शन में क्रिएट कीजिए। तो मैंने बोला ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि नॉन फिक्शन में क्रिएशन मतलब जो लोग समझते हैं वो एक ऐसी बात समझते हैं कि ये तो रियलिटी शो है या इवेंट्स है, इसमें क्या लिखा जाएगा। पर उसका भी जब आप साइंस समझेंगे ये होगा तो काफी ही गहराई है उसमें, और एक तरह से खुद को एक्सप्रेस करने के ज्यादा मौके हैं, क्योंकि सिर्फ आप एक कहानी से नहीं बंधे रहते, आप वहां पर अलग अलग कहानियां क्रिएट करते हैं, उसके साथ में चलते हैं, साथ में कॉमेडी। तो आई थिंक वो वर्क किया मैंने। नॉर्मली सबसे बड़ा फर्क है कि नया करने का मौका मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब नया करने का मौका मिलता है जतिन भाई, तो चैलेंज भी बहुत आ जाता है। फिर आपके साथ ये रहता है कि अब ये सेलिब्रिटी आने वाला है, तो उसका अपना एक स्टाइल, अपनी एक इमेज है ना, उसको कंफर्टेबल जोन से बाहर ले जाके कुछ ऐसा कराना जिससे कि दर्शक एंटरटेन हो पाए। तो ये कैसे हो पाता है? ये देखिए, यूजुअली क्या होता है कि सेलिब्रिटीज को आपको समझना पड़ता है। जैसे हम किसी भी कैरेक्टर के लिए लिखते हैं तो पहले समझना पड़ता है। तो हमें पता है कि अगर रणवीर सिंह के लिए लिख रहा हूँ तो मुझे पहले से पता है कि वो अलग करना चाहते हैं। उनका ये रहता है कि यार मैं आऊँ और कुछ ऐसा तोड़ फोड़ हो जाए, मेरे को तो ऊपर से उतार, ऊपर से मैं उतरूंगा और फिर मैं गुलाटी मारूंगा और कुछ मैं बात बोलूंगा। जैसे अभी हमने जी सिने अवार्ड्स किए थे लॉकडाउन के पहले, तो उनके हिसाब से लिख लिया, फिर उनके साथ जैमिंग हो जाती है कभी कभी। People sleep movies, eat movies, and I even wear movies. अतरंगी है रे भाई तू। वो कहते हैं कि यार मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, तो हम फिर बोल देते हैं कि चलो ठीक है, ये अभी रणवीर सिंह है तो हमने बोला आप एक काम करो, आप ढोल बजाते बजाते ढोल के अंदर घुस भी जाना और फिर वो कहना। और आई थिंक उनकी जो रियल लाइफ होती है वो हम देखते हैं, क्योंकि अभी उनकी शादी हुई थी, तो जैसे दीपिका के साथ उनकी शादी हुई तो मैंने रणवीर सिंह को अनाउंस ही किया था रणवीर चूहा करके। अच्छा। क्योंकि मैंने बोला कि भाई शादी के बाद तो हर सिंह जो होता है वो चूहा बन जाता है और रणवीर सिंह भी, क्योंकि आप रणवीर सिंह के साथ कर सकते हैं, यही है। बड़े स्पोर्टिंगली लेते हैं सब चीजों को। बिल्कुल बिल्कुल, और वो चाहते हैं कि कुछ अलग करो। राइट। तो नॉर्मली जतिन भाई, एक बड़ी अच्छी बात मुझे दिख रही है कि
एक राइटर का सपना होता है कि वो बड़े बड़े स्टार्स के लिए लिखे करे, और पूरी जिंदगी में वो सारे स्टार्स के लिए लिख नहीं पाता है। लेकिन बीइंग क्रिएटिव राइटर आपने सबके लिए लिखा और सब आपसे बोलते हैं यार कुछ ऐसा लिखो, मतलब जब बड़े बड़े सुपरस्टार ये रिक्वेस्ट करते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्या है, हफ्ते दर हफ्ते हमारे लिए स्टार्स बदल जाते हैं जब उनकी मूवी प्रमोशंस के लिए आते हैं, या फिर अलग अलग चीजें जो है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम लोग उनके लिए लिख रहे होते हैं और उन्हें मजा आता है कि यार ये तो मेरी पर्सनालिटी समझता है, तो फिर वो खुद सामने से कई बार बुलाते हैं। जैसे अक्षय कुमार के लिए एक बार लिखा गया था, तो उन्होंने फिर जब रोबोट जो उनकी मूवी रिलीज हो रही थी रजनी सर के साथ, तो उसके दुबई लॉन्च के लिए बुला लिया था। और फिर वहां पे वो करण जौहर ने होस्ट की थी, तो वहां पर अगर करण जौहर भी आपको मिलते तो वो बोलते कि अरे हाय कैसे हो आप, तो वो अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स मन में रहता है कि सर मेरी फिल्म की स्क्रिप्ट भी सुन ही लीजिए पर ये भी अच्छा है, एंड आई थिंक द इंटरेक्शन मेक्स इट बेटर, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हर बार जब आप किसी से मिलते हैं तो आप उनका एक अंश जो होता है वो अपने अंदर ले लेते हैं। सो जब आप इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को मिल रहे हो जो सक्सेसफुल है आपके इसमें, तो अगर आप उनसे मिल रहे हो और कुछ सीख रहे हैं, तो आपको भी ये होता है कि हाँ मैं मेरी जिंदगी में ये बदलाव ला सकता हूँ जिससे मैं आगे और अच्छा करूँ। सो आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड लाइक दैट। नॉर्मली लोग यही सोचते हैं कि जो रियलिटी शो होते हैं या जो इस तरह के स्पेशल काइंड ऑफ प्रमोशन शो होते हैं, उसमें जो स्टार बोल रहा है वो खुद सोच के बोल रहा है ना? हाँ। लेकिन आज ये राज खोल रहे हैं आप कि नहीं, एक्चुअली वो जो भी बोल रहे हैं वो लिख हम ही रहे हैं, बोल वो रहे हैं, वो एक्टर ही हैं और एक्ट कर रहे हैं, राइट? टेक्निकली थोड़ा इसको क्लियर करोगे नए लोगों के लिए कि राइटिंग किस तरह की होती है, किस तरह के शोज में यूज होती है? मतलब इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि जो अभी भी हो रहा है, मतलब ऐसे ना काफी कंट्रोवर्सीज के टाइम पे काफी क्लिप काटी जाती है और उसको दे दिया जाता है कि ये देखो शाहरुख खान ने कैसा बोल दिया, और सामने नील नितिन मुकेश है उसको कितना बुरा लग गया, सैफ अली खान ने ऐसा बोल दिया। ये सारी चीजें जो होती हैं पहले स्क्रिप्ट की जाती हैं, क्योंकि जितने भी स्टार्स हैं वो अपनी इमेज को काफी ही सीरियसली लेते हैं और उन्हें पता है कि वो एंटरटेन करने आ रहे हैं लोगों को। तो इनफैक्ट ये यही नहीं होता कि जो स्टार बोल रहा है सिर्फ उसे बताया जाता है, इनफैक्ट जो सुन रहा है उसे भी बताया जाता है कि देखिए आपके साथ ऐसा मजाक किया जाएगा, तो आप रेडी रहिएगा। तो वो काफी चीजें स्क्रिप्टिंग होती है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता कि जो हर एक शब्द वो कह रहे हैं वो हम लिख रहे हैं, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट इम्प्रोवाइज करता है। चाहे फिल्म्स में भी आप देख लोगे, जैसे गोविंदा है वो माने जाते हैं क्योंकि वो इम्प्रोवाइज कर लेते थे डायलॉग्स, तो वैसा नॉन फिक्शन में भी किया जाता है, इवेंट्स में, अवार्ड फंक्शन में भी किया जाता है। बट सारी चीजें और खासकर कि जो सेंसिटिव चीजें होती हैं वो स्टार्स को बता दी जाती है कि देखिए वो ऐसा कहेंगे। और ये जनरली इसलिए होता है क्योंकि आप कोई भी सोशल मीडिया पर देख ले तो ये लोग भी जोक्स बना रहे हैं वैसी चीजों को। तो हम लोग एक ट्रेंड के साथ ही चलते हैं और जितनी भी चीजें होती हैं, इनफैक्ट स्टार्स के साथ ज्यादा मेहनत होती है। अगर किसी एंकर के लिए हम लिख रहे हैं तो उतनी मतलब मेहनत तो है ही, बट उतनी नहीं होती। बट स्टार के साथ अब जब बैठते हैं वो 5 बार पढ़ते हैं उसे, 5 बार वो सोचते हैं, वो अपने इनपुट्स देते हैं, वो अपना इम्प्रोवाइजेशन करते हैं। तो आई थिंक मोर ऑफ अ टीम वर्क हो जाता है वो राइटिंग। आप एक फाउंडेशन बनाकर जाते हैं उनके लिए कि चलिए सर हम ये मारेंगे। और आप देखेंगे जितने भी बड़े स्टार्स हैं, मतलब मुझे बहुत दुख होता है कभी कभी मैं देखता हूँ तो लोग क्लिप्स शेयर करके उनको भला बुरा कहते हैं, पर वो खुद पर भी जोक्स मार रहे हैं। ये किया और वो खुद पर जोक्स मार रहे हैं, इसलिए वो दूसरों पर भी मार रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैंने मतलब आप देखेंगे चाहे करण जौहर हो चाहे रणवीर सिंह हो, रणवीर सिंह को अगर रणवीर चूहा बुला दिया आप वो ले रहे हैं। अभी उनकी शादी हुई थी, उसके बाद में हमने और ये सब किए कि आपको घर में बीवी की डांट पड़ती होगी, और उन्होंने ये सब बातें की और उन्होंने बताया कि भाई दीपिका ये सब कुछ है, तो वो खुद के लिए भी करते हैं। सो आई थिंक लोगों को ये समझना चाहिए कि एनी क्रिएटिव मीडियम इज कंट्रोल्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल एंड इट्स अ टीम वर्क। और किसी को भी हम बुरा बोलने के लिए नहीं करते, सारे सब एवरीवन इज अ पार्ट ऑफ द टीम, एवरीवन इज अ पार्ट ऑफ द प्लान। तो राइटर्स के साथ हमेशा उनके असिस्टेंट राइटर्स भी होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं। तो इस तरह की क्रिएटिव राइटिंग में भी आपकी टीम रहती है या आप सोलो ही परफॉर्म करते हो? नहीं, मेरी टीम है। इनफैक्ट पुलकित, अली भाई और अभिषेक करके मेरी टीम है। मैं उन्हें कभी असिस्टेंट्स नहीं बुलाता क्योंकि मुझे लगता है कि राइटिंग में असिस्टेंट यस मे बी वो सीख रहे हैं, वो उस पड़ाव पर नहीं है शायद जहाँ पर मैं हूँ, पर वो मेरी टीम में तभी आएंगे जब मुझे लगता है कि वो मेरे पड़ाव को जस्टिफाई कर पाएंगे। तो वो मेरी टीम है और वो लोग काफी अच्छा लिखते हैं और बस वो कभी कभी लिखते हैं, क्रेडिट मैं ले लेता हूँ। ओके, ठीक है।
नॉर्मली जब कोई राइटर बनना चाहता है जतिन जी, तो वो उसके दो टारगेट होते हैं, या तो फिल्म होता है या तो सीरियल होता है, टीवी सीरियल होता है। लेकिन जो आज जिस एवेन्यू पर हम बात कर रहे हैं, क्रिएटिव राइटिंग, जो शोज के लिए होती है, रियलिटी शोज के लिए होती है, ये शायद अभी लोगों के लिए नया कॉन्सेप्ट होगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एज ए राइटर क्या ये एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है? क्या इसमें अर्निंग के सोर्सेज रिसोर्सेज अच्छे हैं, नेम फेम दोनों है या नहीं है? हाँ, आई थिंक देखिए मतलब राइटर्स को आप ले लेंगे तो हमेशा वो नेम के लिए तो लड़ ही रहे हैं, हर जगह आप देखेंगे। जिनका नाम बना है वो लोग भी या तो स्क्रीन पर एक्टिंग करने लगे या डायरेक्टर बन गए, तो उनका नाम बना है। तो राइटर्स आप अभी देखेंगे एक मुहिम भी छेड़ी थी वरुण ग्रोवर सर ने, और राइटिंग के लिए, राइट, क्रेडिट के लिए ही हो रहा है। तो आई थिंक नेम उतना नहीं है, वो तो इशू ही है हमारी इंडस्ट्री में। पर जो मनी अपॉर्चुनिटीज है वो डेफिनेटली है नॉन फिक्शन राइटिंग में। इनफैक्ट क्योंकि ये क्विक राइटिंग है, हम लोग हर हफ्ते में मतलब हमें कई बार ऐसे होता है कि अरे कल आएंगे आपके साथ में शाहरुख खान आ रहे हैं, तो आपको शाहरुख खान के लिए स्क्रिप्ट लिखनी है, तो वो बहुत ही क्विक राइटिंग है। बाकी सब राइटिंग में आपको काफी समय मिलता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि आप जल्दी लिख सकते हैं, आप जल्दी सोच सकते हैं, तो आपकी बहुत डिमांड है इस मार्केट में। और अभी कोविड की वजह से इवेंट्स वगैरह कम है, वरना इवेंट्स इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई है कि आपको अलग अलग जगह पर लिखने के मौके मिलते हैं। नॉन फिक्शन शोज इतने हो रहे हैं, अवार्ड फंक्शंस हो रहे हैं, आप देखेंगे गणपति के इवेंट्स आते हैं, न्यू ईयर के इवेंट्स आते हैं, दिवाली के आते हैं, ये सब पूरा एक स्कोप है बहुत बड़ा। और कॉर्पोरेट इवेंट्स में ये है, तो और काफी अच्छा पैसा मिलता है। मतलब मुझे लगता है कि कई बार जो फिल्म्स में जो शुरुआती दौर में राइटर्स को मिलता है उससे तो बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। सो दैट इज देयर। और मुझे लगता है कि जैसे आपने एक पार्ट आपके सवाल का ये था कि फिल्म लिखना चाहते हो या कहीं पहुंचना चाहते हो, मुझे मेरे जैसे राइटर का हमेशा ये रहा है कि मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। जब मैं बातें बोल रहा हूँ, मैं दुनिया को खुश नहीं करना चाहता। मैं मेरे घर पे मेरी मम्मी है और मेरे पापा है, और वो लोग जब देख लेते हैं टीवी पे और वो बोलते हैं कि अरे वो डांस इंडिया डांस में आपने जो मिथुन दा के लिए लिखा वो बहुत अच्छी सीख है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये रहता है कि मैं कल जो भी क्रिएट करूँ वो खुद को खुश कर पाऊँ, उससे दुनिया बाद में खुश हो। बीइंग ए क्रिएटर, बीइंग ए प्रोफेशनल, मतलब ये है कि कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी होता रहे, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन। मतलब कुछ ना करने से कुछ अच्छा करना हमेशा ही बेहतर होगा। तो आज शायद लोगों को ये राह भी मिल रही होगी कि अगर राइटर बनना और इस तरह के भी अपॉर्चुनिटीज मिले तो इसको भी एक फुल टाइम प्रोफेशन की तरह वो देख सकते हैं। बिल्कुल। और इनफैक्ट मतलब मैं जो भी लोग मुझे कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं कि बताइए हम राइटर कैसा बने, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं बताइए सर आप जैसा सोच कैसे सकते हैं। तो मैं उन्हें कहता था कि देखिए सोचने के हर किसी का तरीका अलग है, तो आपको वो खुद ही करना पड़ेगा। बट अपॉर्चुनिटीज बहुत है, क्योंकि हम लोग अगर नॉन फिक्शन लिख रहे हैं या हम लोग इवेंट्स लिख रहे हैं, कॉमेडी लिख रहे हैं, उसके साथ साथ हमें बहुत सारे मौके मिलते हैं जहाँ पर लोग हमें बुलाते हैं कि आप वेब सीरीज भी लिख दीजिए, आप ये भी कीजिए। क्योंकि क्या है अल्टीमेटली आपका आर्ट है। मुझे लगता है जैसे एक डेफिनेशन में हमेशा याद रखता हूँ, कलाकार। तो कलाकार कौन है? जो कला को आकार दे सकता है। तो उसके लिए एक मीडियम, एक नॉन फिक्शन, फिक्शन में होना फर्क नहीं पड़ता। अगर वो एक अच्छा राइटर है तो उसे कहानी बनाने के लिए आप कहोगे तो वो कहानी भी बना लेगा, उसे इवेंट बनाने कहोगे तो इवेंट भी बना लेगा। So I definitely think it's a great opportunity. Okay, नॉर्मल पहले तो अपने आप में कुछ लिखना, क्योंकि कहानी सोचते बहुत सारे लोग हैं जगह में, लेकिन उसको लिखना अपने आप में ये बड़ा काम है। फिर कॉमेडी लिखना, ये हर बार नए तरीके से, क्योंकि अब लोगों का हंसाना इतना आसान नहीं रह गया, वो तुमको बहुत कुछ नया देना पड़ता है तब कोई हंसता है। क्योंकि ग्लोबल कंटेंट होने की वजह से, डिजिटल होने की वजह से अब सब कुछ देख रहे हैं। तो ये जो एकदम चैलेंज लिया है आपने कॉमेडी वाला, ये हो जाता है या सोचना पड़ता है? ये देखिए हमारी एक क्रिएटिव टीम भी रहती है साथ में नॉन फिक्शन में, जो आइडिया सोचते हैं वो फाउंडेशन भी बना लेते हैं। फिर ऑफ कोर्स हम हमारे घर से, हमारी चीजों से हम ऑब्जर्व करते रहते हैं। जैसे किसी ने कहा है कि मतलब जो राइटर है वो सिर्फ वो इंसान है जो दुनिया को अटेंशन बहुत देखता है। तो राइटर जो है वो देखता रहता है। तो हमने घर में बहुत सारे ऑब्जर्व किए। जैसे अभी कुछ शोज में हम काम कर रहे हैं तो हमने पूरा जो कोरोना के वक्त कॉमेडी खुद ही बन गई है, मतलब लोगों के घरों में।
तो हम यही कह रहे थे कि पहले तो आपको है ना सिर्फ बर्तन धोने होते थे, कपड़े धोने होते थे, लेकिन अब आप सब्जियों को भी झाग लगा लगा कर धो रहे हैं। तो ये सब चीजें आई थिंक अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर आप देख सकते हैं कि लोग परेशान किससे हो रहे हैं, और परेशान जिस चीज से हो रहे हैं, अगर आप उसको एक अलग तरीके से कह दें तो वो खुद ब खुद हंस पड़ते हैं, क्योंकि वो Right, रिलेट right. करते हैं कि यार मैं भी घर में सब्जियां धो रहा हूँ। राइट राइट राइट। तो आई थिंक यस, बट अगेन मुझे लगता है कि कॉमेडी एज अ जॉनर वो शायद किसी में होता ही है। मैं पंजाबी घर में पला बड़ा हूँ, तो मेरे घर पे कोई सीधी बात नहीं करता है, हमेशा एक है ना वो पंच लाइन्स के साथ ही बात करते हैं। Right. तो वो वैसा ही होता है, कभी सीधी ये चीज नहीं। जब हम बोलते पापा हम बाहर चले जाएं, तो बोले अरे बाहर क्यों, तुम दूसरे प्लेनेट पे चले जाओ, दूसरे सोलर सिस्टम। हमें ऐसे जवाब मिलते थे, तो हमारे ये पंच लाइन वहीं से आ जाती थी। मतलब ये तैयारी पहले से ही परिवार में शुरू हो चुकी थी। आप बिल्कुल बचपन से सोच लिया था। ओके ग्रेट। तो जब आपने घर में बताया होगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम होती है एक न्यू कमर को, कि मैं घर में कैसे बताऊं कि यार मेरे को बॉलीवुड ज्वाइन करना है, राइटर बनना है, किसी भी प्रोफेशन में जाना है, तो ये जब आपने डिस्कस किया तो कैसे हुआ और फिर कैसे जर्नी शुरू हुई मुंबई तक की? मेरी देखिए जर्नी, मेरे पापा मुंबई में ही पले बड़े थे। ओके। वो थे, फिर टेक्सटाइल्स में काम करते थे, गुजरात गए थे। तो मैंने शुरुआत की मेरी मैंने मीडिया पढ़ा है, और पढ़ने के बाद में मैंने रेडियो ज्वाइन किया था तकरीबन 14 साल पहले, 13-14 साल पहले। ओके। और मुझे मौका मिला था रेड एफएम में मलिश्का के साथ में काम करने का। तो हमने वहाँ पर बेस, मेरा फाउंडेशन बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि मलिश्का, मंत्रा, अनुराग पांडे, ये सब रेडियो के बहुत बड़े नाम है, आप उनसे सीखें तो बहुत मतलब आपको चीजें समझ में आ जाती। फिर एक दौर आया जहाँ पे मैंने कहा कि यार मैं क्रिएट कर रहा हूँ। हर एक क्रिएटर की एक लिमिटेड लाइफ स्पैन मानी जाती है, ज्यादातर आप उसे बढ़ा सकते हो, उसके अलग अलग ट्रिक्स हैं। पर तो मैंने मेरे पापा को बोला, जो एक सर्विस बैकग्राउंड से आते थे, तो मैंने उनको कहा कि पापा मुझे ना लगता है कि मैं जो चीज़ रेडियो में कर रहा हूँ, मैं वही एज अ राइटर बन के कर सकता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसको पूरा 100% देना चाहता हूँ। मैं वो जॉब और इसमें बटना नहीं चाहता हूँ। तो सरप्राइजिंगली मेरे पापा ने मुझे कहा कि तुम्हारा फैसला है, और तुमने जितने अभी तक फैसले लिए वो सही है, तो मुझे भरोसा है, तो तुम कर लोगे। तो घर पे आई थिंक बोलना आसान था मेरे लिए, और मेरे पापा भी लिखते हैं थोड़ा बहुत, पब्लिश नहीं हुआ, तो आई थिंक वो भी कहीं पे ये था कि जो मैं नहीं कर पाया मेरा बेटा कर पाएगा। सो आई थिंक एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारा जो प्लान है हम वो घर वालों को बताएं। बहुत लोग होते हैं जो सिर्फ ये कहते हैं कि मुझे राइटिंग करनी है और सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं, पर फिर काफी निराश हो जाते हैं अगर चीजें नहीं हो। तो मैं काफी प्लानिंग में मानता हूँ। जैसे आप एक स्क्रिप्ट के लिए भी आप प्लान करते हैं कि ये स्टार्ट होगा, मिडल होगा, एंड होगा, वैसे आपकी जर्नी भी आपको प्लान करनी चाहिए कि ये स्टार्ट होगा, मिडल होगा, एंड होगा। और वो जब आप बताओगे तो घर वाले आपको समझ लेंगे कि ये जो कर रहा है वो गलत नहीं कर रहा है। और मेरे पास फॉल बैक भी था कि अगर नहीं हुआ तो मैं आ ही जाऊंगा, रेडियो में कर लूंगा या क्रिएटिव कुछ काम कर लूंगा। तो मैंने उन्हें बता दिया था ताकि वो हाँ ही गए। सो आई थिंक इट वर्क फॉर मी, बट प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। प्लानिंग करना और घर वालों के साथ डिस्कस करके उसको एक प्रॉपर शेप देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जब रेडियो छोड़ा आपने और पहला जब आपको एक असाइनमेंट मिला राइटिंग के लिए, वो कौन सा था, कौन सा शो था? फनीली मतलब मैंने एक ब्लू मैजिक फिल्म्स करके प्रोडक्शन हाउस है, उनके लिए मैंने डिजिटल सीरीज लिखी थी जब डिजिटल इतना बड़ा था भी नहीं। तो मैंने उनके लिए एक छोटा सा 2 मिनट का एक ये लिखा था। उसमें था हाउ टू टेल योर फ्रेंड दैट ही इज अ चीपस्टर। तो मैंने अलग अलग उसमें चीजें निकाली थी और मुझे बहुत ही मोटिवेट किया गया था। और उसके बाद में मुझे DID डांस इंडिया डांस सुपर मॉम्स था, जो मेरा पहला बिग टिकट शो था ZTV के साथ। तो मुझे याद है, मैं क्रिकेट बहुत खेलता हूँ, तो मैंने इनफैक्ट जब मुझे आया कि आपको एक सैंपल भेजना है, तो मैं सब कुछ छोड़कर मैं उसके पीछे पड़ गया था। इनफैक्ट मैं पवेलियन में बैठा था, मैं ओपनिंग करता था अपनी टीम के लिए। मैं पवेलियन में बैठ के पैड्स वगैरह ये सब करके मैं प्रे कर रहा था कि हमारा टॉस जीत जाए हम, ताकि बैटिंग आए, ताकि मैं ये सैंपल खत्म कर दूं। तो मैंने असल में वो शिवाजी पार्क के पवेलियन में बैठ के वहां पे मैंने सैंपल खत्म किया था, वो ईमेल किया था, और मैं तभी 0 पर आउट हुआ था कॉल पे। ये भी मुझे याद है क्योंकि टीम वालों ने बहुत गालियां दी थी, क्योंकि मेरा दिमाग पूरा वो था, क्योंकि मैं जो करना चाहता था उसका मौका मुझे मिल रहा था, तो मैं और कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। तो
और मैंने वो किया था DI के सुपर मॉम्स के लिए, मैंने एक पोएम भेजी थी वहाँ पर, और बस फिर वहाँ से जर्नी शुरू हुई। देन दे लाइक्ड इट, फिर मैंने बहुत सारे गैग्स लिखे, फिर मैंने द वॉइस करके एक शो किया, द वॉइस किड्स किया, फिर धीरे धीरे चीज़ें बनती गई, नाम बनता गया। और हाँ, मतलब मैंने यही सोचा कि सोना कम है, क्योंकि सपनों को अब जागना है, इसलिए खुद को सोना कम है। तो लोगों ने अभी तक आपके शोज बहुत सारे देखे, रियलिटी शो बहुत सारे देखे और उस पे खूब एंटरटेन भी हुए हैं, लेकिन आज मौका है जतिन भाई ये बताने का कि वो शो कौन कौन से थे जो लोगों ने देखे थे, उसके पीछे किसका हाथ था, तो वो कौन कौन से शोज थे? देखिए, डांस इंडिया डांस सुपर मॉम्स था सीजन 1, वो मैंने किया था। द वॉइस इंडिया किड्स, द वॉइस के दोनों सीजन, सुपर डांसर चैप्टर 3, डांस दीवाने सीजन 1 सीजन 2 कलर्स पर आया था, इंडिया बनेगा मंच, ओम शांति ओम, इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार्स जो करण जौहर और रोहित शेट्टी के साथ था स्टार टीवी पर, जी सिने अवार्ड्स हाल ही में हुआ वो, एपिक पे भी मैंने, इनफैक्ट मैंने यही नहीं, मैंने हिस्टोरिकल शोज भी लिखे हैं। तो एपिक चैनल पे मैंने संरचना करके शो है, लॉस्ट रेसिपीज है, उनके 1-2 सीजन्स लिखे हुए हैं। तो अभी एक स्टार टीवी पर तारे जमीन पर करके शो आने वाला है, प्लीज देखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, तो अब तो लोग इस वजह से भी देखेंगे कि यार इसके राइटर को मैं जानता हूँ। फाइनली राइटर को जानता हूँ। ग्रेट, ये जो भी आपने शोज लिखे हैं ये काम अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि बाकी सब में कुछ चीजें रिपीटेडली भी होती हैं, लेकिन ये तो शो एक बार आया और गया, अगर वो रजिस्टर नहीं हुआ तो फिर नहीं हुआ। बीइंग ए फिल्म मेकर मैं जानता हूँ ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है, इतना आसान नहीं है। अभी अगर किसी को राइटर बनना हो और उन सपनों को सफल बनाना हो तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है जितने राइटर्स को मैं मिलता हूँ ना, तो मुझे एक चीज उनमें नजर आती है, वो है सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट बहुत रहता है राइटर्स में, पता नहीं क्यों, क्योंकि हमें आदत पड़ी है, ये कहानी मैं कह रहा हूँ, आप बताइए कैसी है। मुझे लगता है ये सबसे पहली चीज है, क्योंकि अगर आप एक राइटर हैं तो आपको आप जो कहानी कह रहे हैं वो बहुत अच्छी है, लोग आपको चेंजेस देंगे। वो एक डायरेक्टर को भी कहा जाता है ऐसा नहीं ऐसा कर ले, वो चेंजेस होंगे, पर आपको कहानी पता होनी चाहिए। और कहानी में, क्योंकि कहानी में विश्वास खुद में विश्वास है, तो वो सेल्फ डाउट हटा दे। दूसरी चीज, मैं पहले ऑब्जर्वेशनल राइटर ज्यादा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, पर मैं ज्यादातर मतलब मेरे मन में जो चीजें आएंगी वो मैं पढ़ूंगा। किताबें भी पढ़ता हूँ, बट वो फेज होता है मेरा। तो ऑब्जर्वेशन और किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि किताबें आपको शब्द देती हैं और आपको ऑब्जर्वेशन तजुर्बा देता है कि ये कर कैसे रहा है। तो जब आप अपनी कहानी कहते हैं तो आप सामने वाले को बता सकते हैं कि यार वो ना, क्योंकि मैं जब बात करता हूँ, जब मैं रीडिंग करता हूँ, स्क्रिप्ट रीडिंग, बहुत लोगों को ये पसंद आता है कि अरे आप जब स्क्रिप्ट रीडिंग पढ़ते हैं तो आप बात भी उन्हीं की तरह करने लग जाते हो। अच्छा, कि शाहरुख खान आएंगे तो ऐसे बोलेंगे, तो उनको विजुअलाइज हो जाता है आइडिया। तो मेरा ये कहना है कि ऑब्जर्वेशन डेफिनेटली करें, पढ़े बहुत सारा, अभी के जो ट्रेंड्स हैं उसमें रखें, और एक ओपिनियन जरूर रखें, क्योंकि बिना ओपिनियन वाला इंसान कभी राइटर नहीं बन सकता। वो ऑपरेटर बन सकता है कि चलिए आप बोल दीजिए ये मैं लिख दूंगा। आप एक राइटर बन जाएंगे, पर आप एक अच्छे राइटर बनना है आपको, तो आपका ओपिनियन बहुत मैटर करता है। सो मुझे लगता है कि ये चीज़ों का आपको डेफिनेटली ख्याल रखना है। और एक स्किल है, जैसे अगर एक क्रिकेटर होता है, अभी लॉकडाउन में भी सारे क्रिकेटर्स जो थे वो प्रैक्टिस, वो फिटनेस कर रहे थे, तो एक राइटर को भी हर दिन लिखना है, भले उसको उसके लिए कोई प्रोजेक्ट मिले या ना मिले, खुद पे काम करना है, लिखना जरूरी, खुद पे काम करना, क्योंकि खुद पे काम नहीं करेंगे तो कोई आप पर काम नहीं करेगा। ओके, तो जतिन जी ये भी है कि कई राइटर बनना भी चाहते हैं, लेकिन कई बार उनको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है अपने आप को प्रेजेंट करने की, बात बताने की, लेकिन उसके बाद भी वो सफल नहीं हो पाते, है ना? तो वो क्या रीजन लगता है आपको? सी मतलब मैंने देखा है कि कई बार बहुत सारे जो राइटर्स होते हैं वो काफी रिजिड हो जाते हैं। मतलब मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होना बहुत जरूरी है, पर रिजिड होना बहुत गलत बात है। क्योंकि जब आप जा रहे हैं, आप एक टीम वर्क में एक चीज बना रहे हैं, है ना? अगर आप खुद प्रोड्यूसर हैं, खुद राइटर है, खुद डायरेक्टर है, तो आप रिजिड हो सकते हैं कि मुझे ऐसा ही चाहिए। जैसे संजय लीला बंसाली सर के बारे में बोला जाता है, बट ही नोज एंड ही डज इट। बहुत सारे राइटर्स बहुत रिजिड बन जाते हैं, और उसमें क्या होता है, वो अपना जो बिहेवियर है
वो बहुत गलत हिसाब से मतलब वो सामने वाले को ऐसा एहसास होता है कि यार मुझे नहीं आता क्या, क्योंकि राइटर को जो है, राइटर को अपने शब्दों की तरफ फ्लो करना चाहिए। रिलेशनशिप जो है वो हर एक चीज जहाँ पे आप कोई मॉनेटरी चीज कर रहे हैं, आपको ये समझना है और आपको उस हिसाब से ढालना पड़ता है। आपको अपने लिए जो चीजें लिखनी है वो आप लिखकर खुश होइए, पर अगर जब आप मार्केट में क्रिएट करने जा रहे हैं तो इतने रिजिड मत रहिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे राइटर्स को देखा है वीरेंद्र, बहुत अच्छे राइटर्स हैं, उनको देखकर कई बार मुझे लगता है कि यार काश मैं ऐसा लिख पाऊं, पर वो आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो बोलते नहीं मैं ऐसा ही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि एक्चुअली फर्क पड़ता है, वो बाद में समझ में आता है, फर्क तो पड़ता है। हाँ बिल्कुल, और फिर वो ऐसे ही कहते हैं कि अरे ये इंडस्ट्री खराब है, ये लोग खराब है, ये ऐसी बात नहीं। लोग अच्छे हैं, लोग हर जगह अच्छे के लोग हैं, हर जगह खराब लोग हैं। आप कैसे व्यवहार करेंगे, आपको वैसे आपके साथ व्यवहार किया जाएगा। जैसे हमेशा कहा भी जाता है कि फिल्म मेकिंग टीम वर्क है, तो उसमें ओपन माइंड होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि देखिए रिजिडिटी जो होती है ना, वो उस इंसान में आती है जो कहता है कि मुझे सीखना नहीं है। राइट। आप अगर सीखना, मुझे आज भी सीखना है, आज भी मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं बात करूँ तो मैं कुछ सीख लूँ, मैं आपसे कुछ सीखूंगा बात करूंगा। तो वो आपके अंदर रहेगा तो आप सामने वाले की बात सुनेंगे और सोचेंगे चल मैं इसको करके देखूं, क्योंकि शायद ये भी रूट बहुत अच्छा हो सकता है। राइट। तो मुझे लगता है कि बस उसी के लिए ओपन रहिए, अपना ओपिनियन सामने वाले को समझाइए, लड़िए मत, रिजिड मत बनिए, ऐसे मत बनिए कि भाई यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। जीपीएस भी आजकल तीन रास्ते बताता है, तो आप भी बताना सीखिए। राइट। वो जरूरी है। बहुत अच्छा लगा जतिन जी बात करके, बहुत एक नया इंसाइट मिला देखने को, एक समझ में आया कि एक करियर ऑप्शन और भी है राइटिंग में, जिसमें मजा भी है, अर्निंग भी है, और आप बड़े बड़े वो काम कर सकते हैं जो बाकी राइटिंग में आप नहीं कर पाएंगे। और जॉइंट फिल्म्स की कोशिश यही है कि चाहे वो अदर टेक्नीशियंस हो, क्रिएटिव हो, सबको उनका जो एक रिकॉग्निशन है वो मिले, और उसके लिए आज आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि उसे गाइडेंस मिले, एंड आई थिंक जॉइंट फिल्म्स इज द वे टू गो। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी वीरेंद्र, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये थे जतिन शर्मा, बहुत अच्छी बातें बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताई। अगर मैं कंक्लूड कर दूं जैसा कि आप लोग चाहते हैं, तो पहली बात ये कि अगर आप बनना चाहते हैं तो फैसला लीजिए, और उस फैसले के साथ अपने परिवार को, क्योंकि एक का फैसला और परिवार का फैसला दोनों में जमीन आसमान का फर्क। उनके साथ डिस्कस कीजिए, उनको बताइए, ताकि जब कभी इमोशनली आप लो फील करें, वीक फील करें, तो वो आपके सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार है। दूसरी बात, एक राइटर को अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जर्व करेंगे तो आपके दिमाग में इतनी चीजें डाउनलोड होंगी, तो जब जरूरत पड़ेगी तो आप उनको प्रेजेंट कर पाएंगे। पढ़ना बहुत जरूरी है एक राइटर को, ताकि एक शब्दकोश, नए शब्द, नए तरीके से बात कहने के अंदाज आपको समझ में आ पाए। जितना आपके इनपुट अंदर जाएगा, उतना ही एज ए राइटर आउटपुट आप बाहर दे पाएंगे। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट और अलग बात बताई उन्होंने कि अच्छे राइटर और सफल राइटर के बीच में कई बार उनकी रिजिडनेस भी आ जाती है, तो आपको उससे बच के चलना है, क्योंकि क्रिएटिव जो काम होता है वो एक टीम वर्क होता है। जो दूसरे के सजेशन है, या तो आप उनको कन्विंस कर लीजिए, या तो आप कन्विंस हो जाइए। काम को सबसे बड़ा मानिए, यही सबसे बड़ी बात है। आज का ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, आपने क्या सीखा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो आप हमेशा सबसे पहले देख पाए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द बेस्ट।